हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग CUET यानी हम कह सकते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 अंडर ग्रेजुएट टेस्ट 2023 के अंतर्गत आज हम लोग नागरिक शास्त्र यानी डोमेन सेकेंड का नागरिक शास्त्र पेपर का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 प्रश्न करने होंगे और समय मिलेगा आपको 45 मिनट का। यानी 45 मिनट में आपको 40 प्रश्न करने हैं और 50 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आइए और हम ऐसे ही क्रम से विभिन्न प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो आप कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आपके पास तुरंत मिलता जाए। तो आइए हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 का अध्ययन करेंगे कि कांग्रेस यानी किन किन सामाजिक वर्गों को ध्यान में रखकर काम करती थी। यानी हम कह सकते हैं कांग्रेस जो है किन किन सामाजिक वर्गों को ध्यान में रख कर के काम करती है। तो ऑप्शन डी सही है। तो डी में मतलब बी और सी यानी निर्धनों और दलितों के लिए यह काम करती थी। प्रश्न नंबर हम लोग 2 और 3 के तरफ चलते हैं। संयुक्त विधायक दल का आम चुनाव से राजनीतिक उद्भव हुआ, यानी आम चुनाव से राजनीतिक उद्भव कब हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, 1967 में। यानी संयुक्त विधायक दल का वर्ष 1967 में आम चुनाव से राजनीतिक उद्भव हुआ। उस समय गठबंधन सरकार को संयुक्त विधायक दल कहा गया था। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे हम चलते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम 3 चुनाव निम्न में से किस वर्ष हुआ था? निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन 3 का ये डी सही है, यानी 52 और 57 और 62 तीनों में आम चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। जो लोकसभा की कुल 489 सीटें थी, जिसमें 364 सीट कांग्रेस को मिला था और 16 सीट जो सीपीआई यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई थी उसको 16 सीट मिला था और 364 सीट आपको कांग्रेस पार्टी को मिला था 489 में और बाकी निर्दल दल को मिला था। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 के तरफ चलते हैं कि आज़ादी के समय भारत के समक्ष दीर्घकालीन समस्याएं क्या थी? आज़ादी के समय भारत के समक्ष दीर्घकालीन समस्याएं क्या थी? तो ऑप्शन डी सही है, योजना प्रक्रिया शुरू करना। योजना प्रक्रिया शुरू करना ये हमारे दीर्घकालीन समस्याएं थी। प्रश्न नंबर 5 के तरफ चलते हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य विभाजन के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। यानी विभाजन के क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव हुए। भारत पाकिस्तान की प्रतिबद्धता सामने आई। कश्मीर संघर्ष तनाव एक निरंतर स्रोत के रूप में उभरा। तो ऑप्शन डी सही है, 5 का ऑप्शन डी सही है। 6वां देखते हैं, सर्वप्रथम किस वर्ष भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की गई थी? तो ऑप्शन सी सही है, 1952 में। 1952 में भाषा के आधार पे। प्रश्न नंबर 7 और 8 पे चलते हैं। निम्न में से किस देश की भांति भारत के योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के विकल्पों को चुना था? तो ऑप्शन 7वां का है, ये आप डी सही है, सोवियत संघ। सोवियत संघ की भांति योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के विकल्पों को चुना था। अब व्यवस्थाएं बदल गई हैं। पंचवर्षीय योजनाएं पहले चला करती थी, अब दूसरी व्यवस्थाएं इस समय वर्तमान में काम कर रही हैं, नीति आयोग के तहत काम कर रही है। भारत ने हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर कब अपनाया? हरित क्रांति को औपचारिक तौर पे
1966 और 67 में अपनाया था। नेक्स्ट चलते हैं रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान से क्या तात्पर्य है? रोलिंग प्लान से क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। हम आपको रोलिंग प्लान से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन सी सही है। रोलिंग प्लान से तात्पर्य एक ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है। तो ऑप्शन सी है रोलिंग प्लान। नेक्स्ट, किस वर्ष प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के राष्ट्रपति झोउ एनलाई ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन ए सही है। 1954 में नेहरू और झोउ एनलाई ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए थे 1954 में। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। नेहरू की विदेश नीति में सम्मिलित पंचशील सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचशील सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखना, ये भी सही है। दूसरे राष्ट्रों के मामलों में दखल न देना, ये भी सही है। भारत की स्वतंत्र आवाज एवं पहचान हो, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी सही है। नेहरू की विदेश नीति में सम्मिलित पंचशील सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी उपरोक्त सभी उनका मुख्य सिद्धांत था। हम 13 नंबर चलते हैं। भारत का 3 चरणों का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम किस वर्ष तैयार किया गया था? किस वर्ष? तो ऑप्शन बी सही है। 1954 में तैयार किया गया था। वर्ष 1971 के चुनाव में निम्न में से किस पार्टी ने जीत हासिल की थी? तो कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी 1971 के चुनाव में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि लाल बहादुर शास्त्री को 1964-66 में प्रधानमंत्री चुना गया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो यह ऑप्शन डी है, कामराज थे। यानी लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री 1964 से 66 यानी लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के रूप में 64 से 66 चुना गया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दल बदल का उद्भव किस आम चुनाव से प्रारंभ हुआ था? दल बदल का उद्भव तो 1967 के आम चुनाव से ये प्रभावित हुआ था। यानी कांग्रेसी विधायकों ने अपना दल छोड़कर दूसरे दल की सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश थे। यानी हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश थे। प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन सी सही है, 154 सीटें प्राप्त हुई थी। 154 सीट। प्रश्न नंबर 17, जनता पार्टी का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? जनता पार्टी का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो ऑप्शन ए सही है, जयप्रकाश नारायण ने। आपातकाल के 18 माह बाद जनवरी 1977 में चुनाव की घोषणा हुई थी। 1977 में चुनाव की घोषणा हुई थी और सभी राजनीतिक दलों ने जनता पार्टी के नाम से एक नए दल की स्थापना की, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। राजीव गांधी ने अकाली दल के अध्यक्ष हरश चंद्र सिंह लोगोवाल के साथ किस वर्ष पंजाब में शांति स्थापित हेतु संधि की थी? तो ऑप्शन बी सही है, 1985 में। कब? 1919 नंबर। जम्मू कश्मीर में राजशाही किस वर्ष समाप्त की गई? जम्मू कश्मीर में राजशाही किस वर्ष समाप्त की गई थी? 1948 में। असम आंदोलन किस अवधि तक चला? तो ऑप्शन सी सही है,
1979 से 1985 की अवधि तक चला। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम चलते हैं 21 और 22 के तरफ। किस वर्ष राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया? तो ऑप्शन डी सही है, 1990 में। 1990 ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने आयोग की सिफारिश को राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया। उत्तरी भारत में सिफारिशों के लागू होने के कारण हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शैक्षिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन की जो जांच, पिछड़े आयोग की पहचान के तरीके आदि बताने के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि आवर कॉमन फ्यूचर नामक बर्टलैंड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो ऑप्शन सी सही है, 1987 में। 1987 में। 23 नंबर पे चलते हैं। गठबंधन की राजनीति ने किस प्रकार क्षेत्रीय दलों के उत्थान के लिए प्रयास किए थे? तो ऑप्शन डी सही है, इसका उपयुक्त सभी है। आप पढ़ लीजिएगा, सभी है यानी उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर पे। भारत में 20 अप्रैल और 10 मई 2004 के बीच कितने चरणों में आम चुनाव हुए थे? कितने चरणों में आम चुनाव हुए थे? तो ऑप्शन सी सही है, 4 चरणों में यह चुनाव हुआ था। ये आपको प्रश्न पूछे हुए हैं और जिसको गंभीरता से आप लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। सभी विषय पे हम आपको प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1998 में की गई थी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? तो आप जानते होंगे कि यह है मीर बाकी ने। यह किसने कराया था? मीर बाकी ने। यानी अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने 16वीं शताब्दी में कराया था। कभी कभी पूछ दिया किस शताब्दी में कराया गया था, तो 16वीं शताब्दी में कराया था। और विवादित बाबरी मस्जिद ढांचे को लेकर हिंदू मुस्लिम में काफ़ी विवाद का स्थिति बना रहा और आज तो कोर्ट के आदेश के हिसाब से अब वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोधी पक्ष की भूमिका है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोधी पक्ष की भूमिका है, तो ऑप्शन ए सही है। विरोधी पक्ष का कार्य सत्ता पक्ष को इसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दबाव बनाना है। किस वर्ष में समकालीन विश्व में शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन डी सही है, 1945 में ये शीतकालीन युद्ध का यह समझिए एक दौर प्रारंभ हुआ। इसका थोड़ा सा डिटेलिंग में करना चाहूँगा। समकालीन विश्व में शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हुआ। शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्ति अमेरिका एवं सोवियत संघ का उदय हुआ और इसकी प्रकृति की कूटनीतिक युद्ध की थी, जिसे युद्ध होने की संभावना हमेशा बनी रहती थी। तो 1945 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 29 नंबर पे देखते हैं। 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्तियों के बीच कौन से महत्वपूर्ण समझौते हुए थे? कौन से महत्वपूर्ण समझौते हुए थे? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ए और बी। यानी ये है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और परमाणु जो अप्रसार संधि, यानी ए और बी दोनों पे महत्वपूर्ण समझौते हुए थे। भारत शीत युद्ध में किस महाशक्ति की ओर सम्मिलित था? भारत शीत युद्ध में किस महाशक्ति की ओर सम्मिलित था? तो ऑप्शन सी सही है कि किसी भी पक्ष में नहीं था। ऑप्शन सी सही है, किसी भी पक्ष में नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं 31 पे, 31 नंबर पे। दिए गए विकल्पों पर विचार करते हुए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग चलते हैं कि आगे ये आप देखते हैं, भारत में विदेशी मुद्रा की कमी के दौरान सोवियत संघ ने रुपये को माध्यम बना करके व्यापार किया। भारत में साम्यवादी देशों के साथ अच्छे
संबंधों की स्थापना की। भारत एवं रूस के मध्य 2001 में सामरिक समझौते के रूप में 80 द्विपक्षीय अधिकार पत्र हस्ताक्षर किए गए। रूस के साथ भारत अति घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। हमको इसका वो मिलाना है, तो ये इसका क्या सही होना चाहिए? तो ऑप्शन जो बी है, यानी 1 2 3 4 यानी सब सही है, यानी वो भी वही स्थिति आपकी थी। यानी हम कह सकते हैं, आप प्रश्न फिर एक बार देख लीजिए कि दिए गए विचारों में कूट की सहायता से मतलब सही उत्तर का, यानी यह सभी सही है, यानी सभी सही है। ऑप्शन बी सही है, 1 2 3 4 यानी सब सभी है। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर पे। किस वर्ष न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ? किस वर्ष न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ? तो ऑप्शन आपका बी सही है, 11 सितंबर 2001 को। 11 सितंबर 2001 को यह उस वर्ल्ड ट्रेड पे एक जहाज़ से, एरोप्लेन से उस पे हमला किया गया था, जो पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो गया था। काफ़ी लोग उसमें मारे भी गए थे और ओसामा बिन लादेन ने उसकी जिम्मेदारी ली थी और अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को भी मतलब उसको पकड़ करके मार दिया। विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिकी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिकी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो ये मान के चलिए 28% है, 28% है। प्रश्न नंबर 34 के तरफ चलते हैं हम लोग। भारत अपने सॉफ्टवेयर क्षेत्र का कितना प्रतिशत उत्पादन अमेरिका को निर्यात करता? भारत अपने सॉफ्टवेयर क्षेत्र का कितना प्रतिशत उत्पादन अमेरिका को निर्यात करता है? तो ऑप्शन सी सही है, 65%। अमेरिकी प्रभुत्व एक ध्रुवीय विश्व के दौर का आरंभ किस वर्ष हुआ? अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व के दौर का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन सी सही है, 1991 में। 1991 में। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर। किस वर्ष चीन ने विश्व व्यापार संगठन WTO की सदस्यता ग्रहण की? WTO की सदस्यता ग्रहण की थी, तो ऑप्शन सी सही है, 2001 में। भारत एवं चीन के बीच व्यापार 1999 से लगातार कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि से बढ़ रहा है? कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि से बढ़ रहा? सी ऑप्शन सही है, 29% की वृद्धि दर से यह बढ़ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 38 पे। राजनैतिक सहयोग के रूप में किस वर्ष यूरोपीय परिषद का गठन किया गया था? तो ऑप्शन बी सही है, 1949 में। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट 40 नंबर पे हम चलते हैं कि जो एसेनवे यानी आसियान शैली क्या थी? आसियान शैली क्या थी, हम उस पर नज़र डालते हैं। तो ये जो आसियान शैली थी, ये ऑप्शन डी सही है, सभी आसियान सदस्य देश को जोड़ने वाली सड़क। यानी आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली, आसियान सदस्यों के अनौपचारिक सहयोग कामकाज को करना। लेकिन ये ऑप्शन डी सही है, सभी आसियान सदस्य देशों को जोड़ने वाली यह सड़क थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो ऑप्शन सी सही है, जो है ये चीन है, ये सार्क देश का सदस्य है। हम 41 पे चलते हैं। 41 पे देखते हैं नेक्स्ट, कौन सा देश भारत के लुक ईस्ट एवं वर्ष 2011 के एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है? नीति का हिस्सा है, तो ये बांग्लादेश है। ये क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत की लुक ईस्ट एवं वर्ष 2011 की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। भारत की पूर्वी की ओर देखो नीति वर्ष 1991 में यानी 1991 में जो देखो नीति वर्ष प्रारंभ की गई। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो न केवल राजनीतिक सहयोग विकसित करने पर केंद्रित है, बल्कि भारत एवं
एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र के विस्तारित पड़ोसी देशों के बीच एक सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध भी थे। नेक्स्ट देखते हैं, कितने देशों के संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन डी है 51 देशों के हस्ताक्षर करने के बाद। प्रश्न नंबर 43 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को अधिक मजबूत बनाता है? तो परमाणु समझौता। प्रश्न नंबर 44 पे चलते हैं हम लोग। महासभा के अध्यक्ष पद पर रहने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन ए सही है, विजय लक्ष्मी पंडित। सुरक्षा की अप्रारंभिक अवधारणा को क्या कहा जाता है? सुरक्षा की अप्रारंभिक अवधारणा को क्या कहा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन सी सही है, शक्ति संतुलन। आने वाले कितने वर्षों में गरीब देशों की जनसंख्या 3 गुना वृद्धि हुई है? 3 गुना आने वाले कितने वर्षों में गरीब देशों की जनसंख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन सी सही है आपका 50 यानी क्या कर आने वाले कितने 50 वर्षों में उस देश की जनसंख्या 3 गुनी हो गई है। प्रश्न नंबर 47 पे चलते 47 पे चलते हैं, जो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी सही है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से यह संबंधित है। 48 पे चलते हैं, विश्व में किन क्षेत्रों में निर्जन वनों की अधिकता है? तो ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड, उपयुक्त डी यानी सभी जगहों पे निर्जन वनों की अधिकता है। नेक्स्ट नंबर हम चलते हैं 49 और 50 पे, दोनों देख लेते हैं यहीं पे कि वैश्वीकरण के प्रतिरोध के कारण ही किस वर्ष सिएटल में हुए WTO के नियमों का व्यापक विरोध हुआ? तो 49 का है आपका, ये भी सही है, वर्ष 1999 संस्कृति आयाम के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? तो सांस्कृतिक समरूपता, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण, केवल ए नहीं, यानी ऑप्शन डी सही है, आज